चलिए अब अगले चैप्टर पे आते हैं अपन, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, इसके बारे में आवर्त सारणी में भी अपन ने बात करी थी पीरियोडिक टेबल में। कोई भी तत्व कौन से ब्लॉक का होता है जिसमें उस तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाता है वह तत्व उसी ब्लॉक का होता है। यदि किसी तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब अपन लिखते हैं 1s2 2s2 इस तरीके से, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है तो तत्व एस ब्लॉक का होता है, पी कक्षक में जाता है तो तत्व पी ब्लॉक का होता है, डी कक्षक में जाता है तत्व डी ब्लॉक का होता है, एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक का होता है। तो एस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एस कक्षक में। तो ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एस ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS 1 से 2। एस ब्लॉक के तत्वों के संयोजकता कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS 1 से 2, मतलब वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS 1 to 2, जहां n की वैल्यू क्या होती है 1 to 7 या फिर 2 to 7, जो भी ऑप्शन में हो उसके हिसाब से 1 से 7 या 2 से 7 इसमें n की वैल्यू होती है। n की वैल्यू मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n को किससे लिखते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या को n से लिखते हैं। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान रहता है। ओके, ये जनरल चीज की बात है। एस ब्लॉक में हमारे पास 2 वर्ग आते हैं। एस ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं, क्षार धातु और मृदा क्षार धातु, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल। तो 2 वर्ग आते हैं एस ब्लॉक में, 2 ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अपन हाइड्रोजन को ले लेंगे, हालांकि हाइड्रोजन इसमें आता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का आवारा तत्व है ना, नोटोरियस एलिमेंट। तो उसका स्थान आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है। तो हम यहाँ से लिथियम से लेंगे, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। और इसमें हमारे पास आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अच्छा, जो सबसे नीचे वाले जो ये तत्व हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो सक्रिय होते हैं, रेडियो एक्टिव रेडियो सक्रिय होते हैं। ये जो फर्स्ट वर्ग है इन्हें हम क्या करें? क्षार धातु करें, और इन्हें हम कहते हैं मृदा क्षार धातु, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल। इन सब का विन्यास होता है NS1, इन सब का होता है NS2। ऑक्सीडेशन नंबर क्षार धातु का +1, इनका होता है +2। ये कॉमन सी चीजें जो हमने ऑलरेडी सब बता रखी है। ठीक है। तो एस ब्लॉक में कौन कौन से आ रहे? 2 वर्ग आ रहे, क्षार धातु मृदा क्षार धातु, एल्कली मेटल एल्कली अर्थ मेटल। इसमें आ रहे लीना की रब से फरियाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम। इसमें आ रहे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। ये लास्ट वाला जो तत्व हो रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो सक्रिय होते हैं। अब इनके एक बात करेंगे हम, एस ब्लॉक के तत्वों के गुण, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज या गुणों में रेडियो सक्रिय पदार्थों को नहीं लिया जाता है। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनको गुण या प्रॉपर्टी में नहीं गिना जाता है। तो गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो रेडियो एक्टिव को नहीं लेंगे, बाकी में लेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो गुण आता है वो है साइज, आकार। पहला गुण है साइज, आकार। आकार के बारे में आप जानते हैं, देखो आवर्त सारणी में 2 चीजें होती हैं, आवर्त जो बाएं से दाएं जाता है और वर्ग जो ऊपर से नीचे चलता है, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है। आप जानते हैं कि किसी भी आवर्त में
बाएं से दाएं जाते हैं आकार कम होता है, साइज कम होती है इन ए पीरियड। और किसी भी वर्ग में, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, साइज बढ़ती है। ओके, इसका मतलब हम जब इस तरफ जाएंगे तो ये आवर्त है, आवर्त है तो ये आकार साइज क्या होगा, कम होगा। और ऊपर से नीचे जाएंगे हम, आकार मतलब जो साइज है वो बढ़ेगा। तो आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, आकार कम हो रहा है। तो अब देखिए, इधर जा रहे हैं आकार कम हो रहा है, इधर जा रहे हैं आकार बढ़ रहा है, ऐसे इधर भी जा रहे हैं आकार बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से पूरे एस ब्लॉक में सबसे छोटा तत्व कौन सा हुआ, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक। बेरिलियम आवर्त सारणी का सबसे छोटा, उसका एस ब्लॉक का, बेरिलियम एस ब्लॉक का सबसे छोटा तत्व है, जबकि आवर्त सारणी का सबसे छोटा है फ्लोरीन एफ। तो सबसे छोटा इधर गए, आवर्त आकार कम हुआ, तो बेरिलियम से बड़ा कौन हुआ, लिथियम। बेरिलियम से बड़ा कौन होता है, फिर लिथियम से बड़ा होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा होता है सोडियम, सोडियम से बड़ा कैल्शियम। अब कैल्शियम से बड़ा थोड़ा सा इस तरीके चला जाता है स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर इधर आता है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये इनके पूरे एस ब्लॉक के आकार का क्रम हो गया। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, सीजियम, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा आकार सीजियम का। तो मेनली आप बड़ी से दो चीजें ध्यान रख लो एस ब्लॉक के हिसाब से, पूरा रहे तो ठीक है, बाकी दो तो है ये कि सबसे छोटा आकार है बेरिलियम का और सबसे बड़ा आकार है सीजियम का। तो आवर्त सारणी एस ब्लॉक का सबसे छोटा तत्व बेरिलियम और सबसे बड़ा तत्व सीजियम। ये इनका हुआ आकार का क्रम, पहला गुण हुआ आकार। ओके, आकार के बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है ज्वाला परीक्षण। फ्लेम टेस्ट, ज्वाला परीक्षण, फ्लेम टेस्ट। ज्वाला परीक्षण जो है वो बुनसन ने दिया था, एक वैज्ञानिक था बुनसन। बुनसन ने एक स्टोव बनाया जिसका नाम दिया बुनसन बर्नर। बुनसन ने बुनसन बर्नर पर रख के इन तत्वों को जलाया और जलाने पर देखा कि सभी तत्व अलग अलग रंग की ज्वाला के साथ, फ्लेम के साथ जल रहे हैं, अलग अलग रंग की लौ निकल रही है जलने पर। तो उनके वो रंग के हिसाब से उसने ज्वाला परीक्षण दे दिया कि कौन सा तत्व कौन से रंग की ज्वाला देता है। ठीक है, उसी के आधार पर जनरल इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन पूछा हुआ है 2-3 बार यहाँ से और आगे भी पूछ सकता है। तो लिथियम जो है वो आपको देता है गुलाबी रंग, पिंक। ठीक है, लिथियम गुलाबी रंग, पिंक। सोडियम देता है पीला, येलो। पोटेशियम देता है बैंगनी, वॉयलेट। रुबिडियम देता है रेड, लाल। और सीजियम देता है नीला, ब्लू कलर देता है सीजियम। तो लिथियम गुलाबी रंग, सोडियम पीला, पोटेशियम बैंगनी, रुबिडियम लाल, सीजियम नीला। बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई रंग नहीं देते हैं, नो कलर। बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई रंग नहीं देते हैं। कैल्शियम जो है वो
हल्का रंग देता है ईंट जैसा, हल्का लाल, ब्रिकी रेड या लाइट रेड, ये देता है रक्त जैसा, गहरा लाल मतलब रक्त जैसा, रक्त जैसा गहरा लाल, ब्लड रेड, और डार्क रेड भी बोल सकते हैं। और ये देता है सेब जैसा हरा, ग्रीन लाइक एप्पल। तो अलग अलग तत्व अलग अलग रंग की ज्वाला के साथ चलते हैं। इसको थोड़ा अपन याद रखने के लिए भी देख सकते हैं। इसको जनरली क्वेश्चन तो इनमें से ही आता है। लिथियम गुलाबी तो लीगू, लिथियम गुलाबी। सोडियम पीला तो सोपी, सोडियम पीला। पोटेशियम बेंगनी तो कोबे, पोटेशियम बेंगनी। रुबिडियम लाल तो रबला, रुबिडियम लाल। CS नीला, सीजियम नीला तो सजनी, सीजियम नीला। इस तरीके से अपन याद रखने के लिए बोल सकते हैं। लीगू, सोपी, कोबे, रबला, सजनी। लिथियम गुलाबी, सोडियम पीला, पोटेशियम बेंगनी, रुबिडियम लाल, सीजियम नीला। ये दोनों कोई रंग नहीं देते हैं। कैल्शियम हल्का लाल रंग देता है, एस्ट्रोनशियम रक्त जैसा लाल रंग देता है, बेरियम सेब जैसा हरा रंग देता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आए कौन ज्वाला परीक्षण नहीं देता है, तो कौन नहीं देगा? बेरियम और मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देते। उसमें ऑप्शन था मैग्नीशियम। ठीक है, इसके बाद एक बार क्वेश्चन था कि बेरियम हरा रंग किसके कारण होता है, तो किस कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। जो आतिशबाजी होती है, पटाखे वटाखे अपन चलाते हैं, उन सब में जो रंग होते हैं, अलग अलग रंग के जो पटाखे आते हैं, उनमें इन्हीं के कारण सारे रंग आते हैं। इन तत्वों के कारण ही वो सारे रंग होते हैं। तो ये हुआ ज्वाला परीक्षण। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा तीसरा इसमें गुणों में, धात्विक हाइड्राइडों का स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड्स, धात्विक हाइड्राइडों का स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड्स। धात्विक हाइड्राइड क्या होते हैं? धातु की हाइड्रोजन के साथ क्रिया होती है, उससे जो यौगिक बनेंगे वो धात्विक हाइड्राइड होगा। जैसे सोडियम है, सोडियम की क्रिया हाइड्रोजन के साथ हुई तो हमारे पास बना NaH, तो अपन बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड। अच्छा, अब ये जो भी हाइड्राइड है, इसको वापस यदि हम गर्म करते हैं तो वापस उसी रूप से उल्टे हो जाएंगे, सोडियम बन जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा। तो अब ये जो हाइड्राइड है वो कितना स्थायी होगा, कितना कम स्थायी होगा, कितना ज्यादा स्थायी होगा? एक चीज अपन जानते हैं, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो बंध लंबाई बढ़ती है, बंध लंबाई बढ़ती है तो बंध ऊर्जा कम होती है, बंध लंबाई बढ़ती है तो बंध ऊर्जा कम होती है। बंध जल्दी टूट जाता है, जल्दी टूट जाता है मतलब कम स्थायी होता है। तो सीधी सी बात है, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो बंध लंबाई बढ़ेगी, बंध ऊर्जा घटेगी तो स्थायित्व कम होगा। ठीक है, तो आकार बढ़ने पर स्थायित्व घटता है, आकार बढ़ने पर स्थायित्व घटता है। मतलब स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी, स्थायित्व घटेगा। तो जिसका आकार छोटा होगा
वो ज्यादा स्थायी होगा, जिसका आकार छोटा होगा वो ज्यादा स्थायी होगा। तो छोटा आकार जैसे अपन बात करें कि बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड, इनके अपन स्थायित्व की बात करें स्टेबिलिटी, तो कौन ज्यादा स्थायी होगा? जिसका आकार छोटा होगा। और आकार छोटा किसका है? बेरिलियम का। एस ब्लॉक में सबसे छोटा बेरिलियम है, इसलिए बेरिलियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्थायी होगा। बेरिलियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्थायी होगा। इस तरीके से अपन स्थायित्व देखना हाइड्राइड का, तो जिसका आकार छोटा होगा वो ज्यादा स्थायी होगा, जिसका आकार बड़ा होगा वो कम स्थायी होगा। अगला पॉइंट हमारे पास इसमें आता है धात्विक हैलाइड के जल अपघटन की दर, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटेलिक हैलाइड्स। धात्विक हाइड्राइडों के जल अपघटन की दर, ये आकार के ये भी क्या होती है? विक्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब आकार बढ़ेगा तो जल अपघटन की दर घटती है। आकार बढ़ने पर जल अपघटन की दर घटती है। रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ साइज। आकार बढ़ने पर जल अपघटन की दर घटती है, कम होती है। जल अपघटन होता क्या है? जैसे LiCl है, इसकी हमने जल के साथ क्रिया करवाई तो ये लवण है, जल के साथ क्रिया करेगा, अम्ल और क्षार में टूट जाता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास HCl प्लस LiOH। तो लवण का जल के साथ क्रिया द्वारा अम्ल और क्षार में टूट जाना लवण जल अपघटन कहलाता है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड है, इसका जल अपघटन करवाएंगे तो 2 Cl है, 2 HCl बनेंगे, तो BeOH का होल ट्वाइस प्लस 2 HCl। तो कोई भी लवण की जल के साथ क्रिया करवाने पर उसका वापस अम्ल और क्षार में टूट जाना लवण जल अपघटन कहलाता है। जिसका आकार छोटा होगा उसका लवण जल अपघटन आसानी से होगा। जिसका आकार छोटा होगा पानी में जल्दी डूब जाएगा, मतलब लवण जल अपघटन उसका जल्दी होगा, बड़े वाले का नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे अपन बात करें LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, ये जल अपघटन की दर रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस किसकी ज्यादा होगी? जिसका आकार छोटा होगा। और आकार छोटा किसका? इनमें लिथियम का। तो लिथियम के जल अपघटन की दर सबसे ज्यादा होगी। जिसका आकार छोटा होता है उसके लवण जल अपघटन की दर ज्यादा होती है। आकार बढ़ने पर लवण जल अपघटन की दर बढ़ती है। हाँ, तो आकार बढ़ने पर लवण जल अपघटन की दर कम होती है, मतलब आकार के उल्टा चलता है। अगले पॉइंट पर अपन बात करेंगे, वो है घनत्व। घनत्व, डेंसिटी। घनत्व क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका घनत्व उतना ज्यादा होता है। ठीक है। जनरली आपने चीजें देखी है कि जो चीज आवर्त में बढ़ती है वो वर्ग में कम होती है, और जो आवर्त में बढ़ती है वो वर्ग में कम होती है, और वर्ग में जो बढ़ती है वो आवर्त में कम होती है। उल्टा चलता है वर्ग और आवर्त का।
लेकिन घनत्व एकमात्र ऐसा गुण है जो वर्ग और आवर्त दोनों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, क्योंकि घनत्व इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अब आप चाहे आवर्त में जाए तो भी परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो घनत्व बढ़ेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो भी परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो घनत्व बढ़ेगा। तो किसी भी वर्ग या आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। डेंसिटी ऑलवेज इंक्रीज इन एनी ग्रुप और पीरियड विद एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर घनत्व का मान बढ़ता है। तो जैसे अपन बात करें फर्स्ट ए वर्ग क्षार धातु और सेकंड ए वर्ग मृदा क्षार धातु। फर्स्ट ए वर्ग में हमारे पास आते हैं लीना की रब से बरियाद, और इसमें आ रहे हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अच्छा, इधर से इधर जा रहे हैं, इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका 4, इधर जा रहे 11, 19, 37, इस तरीके से चल रहा है। तो इधर भी जा रहे हैं तो भी घनत्व डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इधर जा रहे हैं तो भी घनत्व डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अब इस तरीके से देखें तो यहाँ पर ज्यादा घनत्व किसका हो गया? बेरिलियम का। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? बेरिलियम का। इधर जा रहा बढ़ रहा है, इधर भी जा रहा बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा घनत्व बेरिलियम का, सबसे कम किसका हुआ? लिथियम का। अच्छा, लिथियम से ज्यादा सोडियम का, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम का। लेकिन यहाँ पर कुछ एक डिस्टरबेंस आता है और उसी बात का क्वेश्चन बनता है कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक सोडियम से ज्यादा है तो पोटेशियम का घनत्व ज्यादा होना चाहिए सोडियम से, और उसी प्रकार कैल्शियम का घनत्व ज्यादा होना चाहिए मैग्नीशियम से। लेकिन उल्टा हो जाता है, पोटेशियम से ज्यादा हो जाता है सोडियम का और कैल्शियम से ज्यादा हो जाता है मैग्नीशियम का। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बात करें। जो कारण मैग्नीशियम का वही सोडियम का है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है 3s2, ये इसका कंप्लीट हो गया। इसके ये तो वैलेंसी शेल होता है संयोजकता कोष। अंदर वाले कोष को लेके देखते हैं घनत्व के हिसाब से। अंदर वाले कोष में दो ही कक्षक है S और P, और दूसरे में S और P होते हैं, D नहीं होता। D कहाँ से स्टार्ट होता है? तीसरे से। 3D होता है, 2D होता ही नहीं है, 2D होता ही नहीं है, 3D होता है। तो 2D है नहीं, 2 में S और P है, और S में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? अधिकतम 2, और P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं? 6। अच्छा, तो यहाँ पर अपन स्पेस की बात करें कि स्पेस कितने इलेक्ट्रॉन का है? जगह 2s में जा सकते हैं, 6p में 8 इलेक्ट्रॉन का स्पेस है, और अवेलेबल कितने हैं? उपस्थित कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित हैं। 2s में जा सकते हैं, 6p में जा सकते हैं, 8 जा सकते हैं टोटल, और 8 के 8 प्रेजेंट है, मतलब 8 सीट है, 8 सीट भरी हुई है। ठीक है, 8 लोगों की जगह पर 8 लोग हैं। यहाँ देखें कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये इसका हुआ संयोजकता कोष। इसके अंदर वाले कोष में हमारे पास देखो अब तीसरा कोष स्टार्ट हो गया। तो तीसरे में 2 3s 3p तो है ही है, 3p के साथ साथ 3d भी है, लेकिन वो क्या है? खाली है, और खाली इसलिए उन्होंने उसको लिखा नहीं है। तो तीसरा कोर्स शुरू हो गया तो 3d उपलब्ध है, इसलिए मैं 3d को 0 करके लिख देता हूं। 3d 0 4s2, मतलब हमारे पास तीसरा कोर्स शुरू हुआ 3s 3p 3d तीनों है, d खाली पड़ा है, ये 3 हुए। तो इसमें स्पेस कितने का हमारे पास? जगह देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2, P में जा सकते हैं 6, D में कितने जा सकते हैं? 10।
तो 10 और 6 16 और 2 18 लोगों के रहने की जगह है हमारे पास। लेकिन हमारे पास है कितने, 2 s में और 6 p में। d तो खाली पड़ा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 2 s में और 6 p में 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। उपस्थित हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखें, जैसे यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन की जगह पर 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका घनत्व है। यहां पर 18 की जगह पर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जगह ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन कम, और जगह ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, तो घनत्व क्या हो गया, कम। भाई आप जनरल सी बात जानते हैं, जनसंख्या घनत्व राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि जगह तो खूब है, लोग कम है। वहां पे जगह खूब है, लोग कम है, तो घनत्व कम हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर जगह तो खूब है, 18 लोगों की है, और लोग कितने हैं, 8 ही हैं। यहाँ पर 8 की जगह पर 8 लोग हैं, इसलिए घनत्व किसका ज्यादा हो गया, मैग्नीशियम का और सोडियम का। यहाँ पर मैग्नीशियम का घनत्व ज्यादा हो गया, और यहाँ पर सोडियम का घनत्व डेंसिटी ज्यादा हो गई। तो ओवरऑल बात करें तो फर्स्ट ए वर्ग में घनत्व का जो क्रम होगा, सबसे कम लिथियम का, लिथियम से ज्यादा, पोटेशियम से ज्यादा, सोडियम। यही मेन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो बनेगा सोडियम और पोटेशियम का ही बनेगा। फिर रुबिडियम का सबसे ज्यादा, सीजियम का। सेकंड ए वर्ग में जो घनत्व सबसे कम, बेरिलियम का, उसके बाद कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर स्ट्रोंशियम, और सबसे ज्यादा बेरियम। इस तरीके से अपन घनत्व देख सकते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है, लेकिन सोडियम का घनत्व पोटेशियम से ज्यादा हो जाता है, और मैग्नीशियम का कैल्शियम से ज्यादा हो जाता है। तो ये बात हुई हमारे पास घनत्व के घनत्व को लेकर। ओके, अगला पॉइंट अपन बात करेंगे धातु कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व। धातु कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटेलिक कार्बोनेट्स। धातु कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व। तो धातु कार्बोनेट क्या होते हैं, Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट है, Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट है। अच्छा, इसका तापीय स्थायित्व का मतलब क्या हुआ, इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो उसमें से CO2 गैस निकल जाती है। कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो उसमें से CO2 गैस निकल जाती है। तो CO2 गैस निकल जाएगी तो यहाँ से Li2O बचा, लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इसी तरीके से जैसे अपन बेरिलियम कार्बोनेट को गर्म करें तो CO2 निकल जाएगी, BeO बेरिलियम ऑक्साइड, और CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, ये जैसे CO2 गैस निकल गई, उड़ रही है, ये उड़ गई। तो अभी क्या होता है कि गर्म करने पर कौन आसानी से टूट जाएगा, कौन जल्दी CO2 देगा, कौन जल्दी CO2 नहीं देगा। तो जो आसानी से टूट जाएगा, जल्दी CO2 देगा, वो कम स्थायी होगा, और जो नहीं देगा वो ज्यादा स्थायी होगा। भाई जो जल्दी टूट जाए वो कम स्थायी, जो जल्दी नहीं टूटे वो ज्यादा स्थायी। तो ये जो चलता है, ये आकार के समानुपाती होता है। आकार के मतलब आकार बढ़ने पर इनका स्थायित्व बढ़ता है। तो ऐसे अपन देख सकते हैं कि आकार बढ़ेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा, तो CO2 त्यागने की क्षमता कम होगी। भाई जिसका आकार बड़ा होगा वो स्थायी ज्यादा होगा, स्थायी ज्यादा होगा तो CO2 त्यागने की क्षमता कम होगी। तो जिसका आकार छोटा होगा वो आसानी से CO2 देगा। ठीक है, तो
छोटा आकार आसानी से CO2, जिसका आकार छोटा होगा आसानी से CO2 देगा। तो साइज इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो CO2 रिमूवल टेंडेंसी डिक्रीज होगी। तो जिसका साइज स्मॉल होगा वो इजीली CO2 रिलीज करेगा। जैसे Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3। तो इसमें अपन देखें तापीय स्थायी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन ज्यादा स्थायी होता है? जिसका आकार बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है। सबसे बड़ा साइज किसका? सीजियम का। इसलिए सीजियम कार्बोनेट ज्यादा स्थायी होता है, सीजियम कार्बोनेट अधिक स्थायी होता है। जैसे बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रेंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। इसमें CO2 त्यागने की क्षमता की बात करें, जैसे CO2 रिलीजिंग टेंडेंसी तो CO2 कौन आसानी से देगा? जिसका आकार छोटा होगा। ठीक है, तो बेरिलियम का आकार छोटा है इसलिए बेरिलियम आसानी से CO2 देगा। तो इसमें दोनों तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं कि किसका तापीय अपघटन नहीं होगा या कौन CO2 नहीं देगा। तो जिसका आकार बड़ा होगा वो CO2 नहीं देगा या उसका तापीय स्थायित्व ज्यादा होगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कौन किसका तापीय स्थायित्व कम होगा या कौन आसानी से CO2 देगा। तो जिसका आकार छोटा होगा उसका तापीय स्थायित्व कम होगा और वो आसानी से CO2 देगा। ये थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो जाती है अपने पास। ओके, अगला अपन चल रहे हैं अपचायक सामर्थ्य। अपचायक सामर्थ्य रिड्यूसिंग कैपेसिटी। अपचायक सामर्थ्य रिड्यूसिंग कैपेसिटी। अपचायक सामर्थ्य मतलब क्या? अपचयन करेगा वो किसी का। अच्छा, जो किसी का जो अपचायक होता है दूसरे का अपचयन करता है, लेकिन उसका खुद का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण जिसका होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन जल्दी त्यागेगा, उसका ऑक्सीकरण जल्दी होगा, वो अच्छा अपचायक होगा। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन त्यागेगा? जिसका आकार बड़ा होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीकरण अपचयन में भी हमने बताया था कि बड़ा आकार अच्छा अपचायक। तो आकार बढ़ेगा तो अपचायक सामर्थ्य बढ़ती है। तो सीधी सी बात ध्यान रखेंगे, बड़ा आकार अच्छा अपचायक, लार्ज साइज गुड रिडक्टेंट। लार्ज साइज गुड रिडक्टेंट। तो जिसका आकार, जिसकी साइज बड़ी होगी, आकार बड़ा होगा, वो अपचायक अच्छा होगा। जैसे फर्स्ट ए वर्ग की बात करें अपन, क्षार धातु। क्षार धातु में कौन आ रहे हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अपचायक सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। रिड्यूसिंग कैपेसिटी और सेकेंड ए वर्ग की भी हम बात करें
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो जिसका आकार बड़ा होता है वो अच्छा अपचायक होता है। बताइए किसका आकार बड़ा है? क्षार धातु में सीजियम का। तो सीजियम यहाँ पर अच्छा अपचायक हुआ, प्रबल अपचायक हुआ। लेकिन आप लोगों को शायद ध्यान होगा, लिथियम दुनिया भर के सभी अपचायकों में प्रबलतम अपचायक होता है, क्योंकि उसकी जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। Lithium is the strongest reducing agent in all reducing compounds because it has highest or high hydration energy। तो ये प्रबलतम हो गया, इसमें लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, जल योजन ऊर्जा अधिक होने के कारण। बाकी इसके बाद फिर नंबर किसका आएगा? सीजियम का आएगा। तो ये एक अपवाद हो गया इसमें कि लिथियम क्या है? प्रबलतम अपचायक है। लिथियम क्या है? प्रबलतम अपचायक है सभी में। बाकी आकार के हिसाब से अपने को देखना है। लिथियम के बाद जिसका आकार ज्यादा उसकी अपचायक सामर्थ्य ज्यादा। यहाँ पर कौन हो गया? बेरियम, स्ट्रोंशियम और सबसे दुर्बल हो गया बेरिलियम। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्षार धातु और मृदा क्षार धातुओं में प्रबलतम अपचायक तत्व कौन से हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट्स ऑफ एल्किली मेटल्स एंड एल्किली अर्थ मेटल्स। तो क्षार धातु में कौन है प्रबलतम? लिथियम। और मृदा क्षार धातु में है बेरियम। ठीक है, इस तरीके से अपन अपचायक सामर्थ्य का देख सकते हैं। जिसका आकार बड़ा होगा उसकी अपचायक सामर्थ्य ज्यादा होती है, अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट गुण हमारे पास आता है चालकता या गतिशीलता, कंडक्टिविटी और मोबिलिटी। चालकता, गतिशीलता, कंडक्टिविटी और मोबिलिटी। तो दो कंडीशन होती है, एक तो मुक्त अवस्था फ्री फॉर्म, एक होती है गलित संगलित पिघली हुई अवस्था फ्यूज्ड फॉर्म। तो मुक्त अवस्था फ्री फॉर्म में छोटे धनायन स्मॉल कैटायन ज्यादा गतिशील होते हैं, जबकि फ्यूज्ड फॉर्म में गलित अवस्था में पिघली हुई अवस्था में बड़े वाले ज्यादा गतिशील होते हैं। मुक्त अवस्था में छोटे धनायन, जबकि विलयन या संगलित अवस्था, संगलित मतलब गली हुई पिघली हुई में बड़े धनायन अधिक चालकता दर्शाते हैं। Small cations in free form, while large cations in solution or in fused form। fused मतलब molten पिघली हुई। large cation are more conductive। जैसे देखें LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CFCl गलित अवस्था में चालकता की बात करें। कंडक्टिविटी इन फ्यूज्ड फॉर्म, गलित अवस्था में चालकता। तो गलित अवस्था में पिघली हुई अवस्था में किसकी चालकता ज्यादा होती है? जिसका आकार बड़ा होता है, बड़े आकार की चालकता ज्यादा होती है।
और बड़ा आकार किसका है, सीजियम का। ऊपर से नीचे जाते आकार बढ़ता है, तो सीजियम की चालकता ज्यादा होगी गलित अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में। जबकि जैसे Be+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 और Ba+2, इसमें मुक्त अवस्था में चालकता कंडक्टिविटी इन फ्री फॉर्म, मुक्त अवस्था में किसकी चालकता ज्यादा होती है, छोटे वाले की। तो जिसका आकार छोटा होता है उसकी चालकता कम होती है, सॉरी ज्यादा होती है मुक्त अवस्था में। यहाँ पर ज्यादा गतिशील कौन होगा, बेरिलियम। तो छोटे धनायन ज्यादा गतिशील होते हैं मुक्त अवस्था में, फ्री फॉर्म में, जबकि बड़े वाले ज्यादा गतिशील होते हैं गलित अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन गलित अवस्था में बोल रहा है या मुक्त अवस्था में बोल रहा है, उसके हिसाब से आपको देखना है। गलित अवस्था में फ्यूज्ड फॉर्म में बड़े वाले ज्यादा गतिशील कंडक्टिव होंगे, और फ्री फॉर्म में छोटे वाले ज्यादा गतिशील या मोर कंडक्टिव होंगे। अगला पॉइंट जैसे हमारे पास आता है कठोरता। आ जाए, अच्छा कठोरता आप जानते हैं, कठोरता व्युत्क्रमानुपाती होते हैं नरमता के। सीधी सी बात है, जो कठोर ज्यादा है वो नरम कम है, और जो नरम ज्यादा है वो कठोर कम है। मतलब हार्डनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉफ्टनेस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आकार। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब जिसका आकार छोटा होगा वो ज्यादा कठोर होगा, और जिसका आकार बड़ा होगा वो नरम ज्यादा होगा, मतलब कठोर कम होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, आकार बढ़ेगा तो कठोरता कम होगी, नरमता बढ़ेगी। ठीक है, मतलब आकार बढ़ेगा तो कठोरता घटेगी और नरमता बढ़ेगी। साइज इंक्रीज होगा तो हार्डनेस डिक्रीज होगी और सॉफ्टनेस बढ़ेगी। मतलब छोटा आकार अधिक कठोर, जिसका आकार छोटा होगा वो कठोर ज्यादा होगा। स्मॉल साइज तो वो हार्डर होगा, ज्यादा हार्ड होगा। ओके, तो जैसे सबसे कठोर हार्डेस्ट और सबसे नरम सॉफ्टेस्ट। एस ब्लॉक में, इन एस ब्लॉक और इन पीरियोडिक टेबल पूरी आवर्त सारणी है। तो सबसे कठोर एस ब्लॉक में कौन होगा, जिसका आकार सबसे कम है, और एस ब्लॉक में सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम। एस ब्लॉक में सबसे कठोर होगा बेरिलियम, और सबसे नरम कौन होगा, सीजियम। ये द्रव रूप में रहता है, लिक्विड रूप में रहता है सीजियम। आपने देखा सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से काट सकते हैं, इतने नरम होते हैं वो। तो बेरिलियम सबसे कठोर हुआ एस ब्लॉक में, और सीजियम सबसे नरम हुआ, और नरम भी क्या पूरा द्रव रूप में रहता है। इधर पूरी पीरियोडिक टेबल में टंगस्टन सबसे कठोर धातु है, हार्डेस्ट मेटल, और मरकरी ये द्रव रूप में रहती है।
पारा मरकरी है सॉफ्टेस्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी कि सबसे नरम धातु या सबसे कम गलनांक का पूछा था, आगे गलनांक बताएंगे मेल्टिंग पॉइंट उसमें, तो वो सीजीएम इसमें आंसर क्या था। तो आकार कम होगा तो कठोरता ज्यादा होगी और आकार ज्यादा होगा तो कठोरता कम होगी, सीधी बात। अगला इसमें अपन देखते हैं गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। एमपी गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। तो गलनांक का मतलब क्या होता है, धातु को पिघला रहे द्रव में बदलेंगे, तो जो ज्यादा कठोर होगी वो आसानी से नहीं पिघलेगी, जो कठोर ज्यादा होगी वो आसानी से नहीं पिघलेगी, जो नर्म है वो जल्दी पिघल जाएगी। इसका मतलब कठोर धातु का गलनांक ज्यादा होता है, नर्म का कम होता है। तो कठोर कौन होती है, जिसका आकार छोटा होता है। तो गलनांक समानुपाती क्या हो गया, कठोरता, हार्डनेस। तो इसका मतलब छोटा आकार अधिक कठोर, आकार छोटा होगा तो कठोर ज्यादा होगी, तो गलनांक क्या होगा, अधिक होगा। स्मॉल साइज हार्ड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जिसका आकार छोटा होता है उसका गलनांक ज्यादा होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो अब ऐसे पूरी पीरियोडिक टेबल में देखें तो छोटा आकार फ्लोरीन का है, लेकिन वो तो गैस है, वो तो क्या है, गैस है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि साहब क्लोरीन का आकार सबसे छोटा है तो वो सबसे कठोर होनी चाहिए और उसका गलनांक सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो तो क्या गैस है, और गैस तो गलनांक में तो ठोस को द्रव में बदलते हैं, फिर वो जाके गैस में, वो तो ऑलरेडी गैस है, तो उसका गलनांक की बात नहीं करेंगे। तो सबसे अधिक हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कोई एस ब्लॉक में और आवर्त सारणी में इन पीरियोडिक टेबल। तो एस ब्लॉक में सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम, जो सबसे कठोर है, इसलिए उसका गलनांक सबसे ज्यादा है। एस ब्लॉक में सबसे नरम कौन है, सीजियम, इसलिए इसका गलनांक सबसे कम है। गलनांक सबसे कम हो तो वैसे ही द्रव अवस्था में है ऑलरेडी। ठीक है, तो मतलब पिघलाने की भी जरूरत नहीं है। और यही क्वेश्चन आता है सबसे कम गलनांक किसका है, तो सीजीएम का। उसमें मरकरी ऑप्शन में नहीं था, यदि मरकरी पारा ऑप्शन में होता तो वो आंसर जाता। सबसे ज्यादा गलनांक पूरी आवर्त सारणी में टंगस्टन का और सबसे कम मरकरी का, पारे का। दोनों ऑप्शन में हो गए, सबसे कम गलनांक किसका है, तो मरकरी का। मरकरी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आंसर क्या गया, सीजीएम। ठीक है, तो इनका गलनांक सबसे कम होता है, इनका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। इस तरीके से अपन ये क्या देख सकते हैं, यहाँ पर गलनांक को लेके बात कर सकते हैं। ठीक है, इससे अगली बात अपन कल बताएंगे अगली क्लास में।